मेघालय के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री अमित भाई शाह, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू जी किशन रेड्डी जी, बीएल वर्मा जी, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम के सभी मुख्यमंत्रीगण और मेघालय के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुबले शिबोन, नमेंगमा। मेघालय प्रकृति और संस्कृति से समृद्ध प्रदेश है। ये समृद्धि आपके स्वागत सत्कार में भी झलकती है। आज एक बार फिर मेघालय के विकास के उत्सव में सहभागी होने का हमें अवसर मिला है। सभी मेघालय के मेरे भाइयों बहनों को कनेक्टिविटी, शिक्षा, कौशल, रोजगार की दर्जनों परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई है। भाइयों और बहनों, ये संयोग ही है कि आज जब फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, तब मैं यहां फुटबॉल के मैदान में ही फुटबॉल प्रेमियों के बीच में हूं। उस तरफ फुटबॉल की स्पर्धा चल रही है और हम फुटबॉल के मैदान में विकास की स्पर्धा कर रहे हैं। मुझे एहसास है कि मैच कतर में हो रहा है, लेकिन उत्साह और उमंग यहां भी कम नहीं है। और साथियों, जब फुटबॉल के मैदान में हूं और फुटबॉल फीवर चारों तरफ है, तो क्यों ना हम फुटबॉल की परिभाषा में ही बात करें, फुटबॉल का ही उदाहरण देके बात करें। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, देश भी जानता है
इन बुराइयों की, बीमारियों की जड़ें बहुत गहरी है। इसलिए हम सबको मिलकर के उसे हटा करके ही रहना है। हमें विकास के कार्यों को ज्यादा रफ्तार देने और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में प्रयासों का अच्छा परिणाम भी नजर आ रहा है। यही नहीं, स्पोर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के मेरे नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को हुआ है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है। आज नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपर्पज हॉल, फुटबॉल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, ऐसे 90 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। आज शिलांग से मैं ये कह सकता हूं कि आज भले ही हमारी नजर कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान में विदेशी टीम है उन पर है, लेकिन मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। इसलिए विश्वास से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम भारत में ऐसा ही उत्सव मनाएंगे और तिरंगे के लिए चीयर करेंगे। भाइयों और बहनों, विकास सिर्फ बजट, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन, इन्हीं रिचुअल तक सीमित नहीं है। ये तो साल 2014 से पहले भी होता रहता था। फीते काटने वाले पहुंच जाते थे, नेताएं माला भी पहन लेते थे, जिंदाबाद के नारे भी लग जाते थे। तो फिर आज क्या बदला है? आज जो बदलाव आया है वो हमारे इरादे में आया है, हमारे संकल्पों में आया है, हमारी प्राथमिकताओं में आया है, हमारी कार्य संस्कृति में आया है। बदलाव प्रक्रिया और परिणाम में भी आया है। संकल्प आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक कनेक्टिविटी से विकसित भारत के निर्माण का है। इरादा भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेज विकास के मिशन से जोड़ने का है। सबका प्रयास से भारत के विकास का है। प्राथमिकता अभाव को दूर करने की है, दूरियों को कम करने की है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है, युवाओं को अधिक अवसर देने की है। कार्य संस्कृति में बदलाव यानी हर प्रोजेक्ट, हर प्रोग्राम समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। साथियों, जब हमने केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं बदली, प्रायोरिटी बदली, तो पूरे देश में इसका पॉजिटिव असर भी दिख रहा है। इस वर्ष देश में 7 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा मेघालय के भाई बहन याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाई बहन याद रखना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार 7 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है।
जबकि 8 वर्ष पहले ये खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। यानी आजादी के 7 दशक बाद भी सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचे और 8 वर्षों में लगभग 4 गुना क्षमता हमने बढ़ाई है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अनेक राज्य भी राज्यों के बीच में कंपटीशन हो रही है, स्पर्धा हो रही है, विकास की स्पर्धा हो रही है। देश में ये जो बदलाव आया है उसका सबसे बड़ा लाभार्थी भी आज ये मेरा नॉर्थ ईस्ट ही है। शिलांग सहित नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियां रेल सेवा से जुड़े, इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। साल 2014 से पहले जहां हर हफ्ते 900 उड़ानें ही संभव हो पाती थी, आज इनकी संख्या करीब 1900 तक पहुंच गई है। कभी 900 हुआ करती थी, अभी 1900 हुआ कर गई है। आज मेघालय में उड़ान योजना के तहत 16 रूट्स पर हवाई सेवा चल रही है। इससे मेघालय वासियों को सस्ती हवाई सेवा का लाभ मिल रहा है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के किसानों को भी लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार की कृषि उड़ान योजना से यहां के फल सब्जी देश और विदेश के मार्केट तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। साथियों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है उससे मेघालय की कनेक्टिविटी और सशक्त होने वाली है। पिछले 8 वर्षों में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले 8 वर्षों में जितनी ग्रामीण सड़कें मेघालय में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी है, वह उससे पहले 20 वर्षों में बनी सड़कों से 7 गुना ज्यादा है। भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट की युवा शक्ति के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी से नए अवसर बनाए जा रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बातचीत, कम्युनिकेशन नहीं, उतना ही लाभ मिलता है ऐसा नहीं है, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती हैं, अवसर बढ़ते हैं। साथ ही विश्व में तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था का सामर्थ्य भी इससे बढ़ता है। 2014 की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में ऑप्टिकल फाइबर की कवरेज लगभग 4 गुना बढ़ी है। वहीं मेघालय में ये वृद्धि 5 गुना से अधिक है। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए 6,000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। आज मेघालय में अनेक 4G मोबाइल टावर्स का लोकार्पण इन प्रयासों को गति देगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर
यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाला है। मेघालय में आईआईएम का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें से 39 मेघालय में है। दूसरी तरफ आईआईएम जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन के संस्थानों से युवाओं को प्रोफेशनल एजुकेशन का लाभ भी यही मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भाजपा की एनडीए की सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। इस वर्ष ही 3 नई योजनाएं शुरू की गई है, जो या तो सीधे नॉर्थ ईस्ट के लिए है या फिर उनसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे अधिक लाभ होने वाला है। पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे का नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे नॉर्थ ईस्ट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में सुविधा बढ़ेगी और टूरिज्म का विकास भी होगा। पीएम डिवाइन योजना तो नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई गति देने वाली है। इस योजना से नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अधिक आसानी से स्वीकृत हो पाएंगे। यहां महिलाओं और युवाओं की आजीविका के साधन विकसित होंगे। पीएम डिवाइन के तहत आने वाले 3-4 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही, उनकी नॉर्थ ईस्ट के लिए डिवाइड की सोच थी और हम डिवाइन का इरादा लेकर आए हैं। अलग अलग समुदाय हो या फिर अलग अलग क्षेत्र, हम हर प्रकार के डिवीजन को दूर कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं, बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। बीते 8 वर्षों में अनेक संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है, स्थायी शांति की राह पकड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में आस्था की आवश्यकता ना पड़े, इसके लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारा जा रहा है। यही नहीं, राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर भी दशकों से जो विवाद चल रहे थे, उनको सुलझाया जा रहा है। साथियों, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। राष्ट्र की रक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से होता है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला है। वो योजना है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है
कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की इस सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। जो गति हमारे शहरों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बॉर्डर पर भी वही गति होनी आवश्यक है। इससे यहां टूरिज्म भी बढ़ेगा और जो लोग गांव छोड़कर गए हैं, वे भी वापस लौटकर आएंगे। साथियों, पिछले साल मुझे वेटिकन सिटी जाने का अवसर मिला, जहां मेरी मुलाकात हिज होलीनेस द पोप से हुई। मैंने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया है। इस मुलाकात ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हम दोनों ने उन चुनौतियों पर चर्चा की जिनसे आज पूरी मानवता जूझ रही है। एकता और समरसता की भावना से कैसे सबका कल्याण हो सकता है, इस पर एकजुट प्रयासों के लिए सहमति बनी। इसी भाव को हमें सशक्त करना है। साथियों, शांति और विकास की राजनीति का सबसे अधिक लाभ हमारे जनजातीय समाज को हुआ है। आदिवासी समाज की परंपरा, भाषा, भूषा, संस्कृति को बनाए रखते हुए आदिवासी क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए बांस की कटाई पर जो प्रतिबंध था, उसे हमने हटा दिया। इससे बांस से जुड़े आदिवासी उत्पादों के निर्माण को बल मिला। वनों से प्राप्त उपज में वैल्यू एडिशन के लिए नॉर्थ ईस्ट में 850 वनधन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनसे अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हैं, जिनमें अनेक हमारी माताएं बहनें काम कर रही है। यही नहीं, घर, पानी, बिजली, गैस जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नॉर्थ ईस्ट को सबसे अधिक लाभ हुआ है। बीते वर्षों में मेघालय में 2 लाख घरों तक पहली बार बिजली पहुंची है। गरीबों के लिए लगभग 70,000 घर स्वीकृत हुए हैं। लगभग 3 लाख परिवारों को पहली बार नल से जल की सुविधा मिली है। ऐसी सुविधाओं के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में तेज विकास की ये धारा ऐसे ही प्रवाहित होती रहे, इसके लिए आपका आशीर्वाद हमारी ऊर्जा है। अभी कुछ ही दिनों में क्रिसमस का
पर्व आ रहा है, ये त्योहार आ रहा है। आप सभी को आज जब मैं नॉर्थ ईस्ट आया हूं तो इसी धरती से सभी देशवासियों को, सभी मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को आने वाले क्रिसमस के त्योहार की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। खुबले शिबोन, मितेला। भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित त्रिपुरा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी प्रतिमा भौमिक जी, त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रतन चक्रवर्ती जी, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, मेरे मित्र सांसद श्री विप्लव देव जी, त्रिपुरा सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण और मेरे प्यारे त्रिपुरा वासियों, नमस्कार। खुलुमखा। माता त्रिपुरा सुंदरीर पुण्यो भूमिते ऐसे आमी निजे के धन्य मने करছি। माता त्रिपुरा सुंदरीर এই পুণ্য ভূমিকে আমার প্রণাম জানাই। सबसे पहले तो मैं आप सबकी सर झुका करके माफी मांगता हूं, क्योंकि मुझे करीब 2 घंटे आने में देर हो गई। मैं मेघालय में था, वहां समय जरा ज्यादा गया और मुझे बताया गया कि कुछ लोग तो 11-12 बजे से बैठे हैं। आप लोगों ने ये जो कष्ट उठाया और इतने आशीर्वाद देने के लिए रुके रहे, मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं इतना कम है। मैं सबसे पहले त्रिपुरा के लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप सबके प्रयास से यहां स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान आपने चलाया है। बीते 5 वर्षों में आपने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया है। इसी का परिणाम है कि इस बार त्रिपुरा छोटे राज्यों में देश का सबसे स्वच्छ राज्य बनकर उभरा है। साथियों, मां त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा की विकास यात्रा को आज नई बुलंदी मिल रही है। कनेक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट और गरीबों के घर से जुड़ी सभी योजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज त्रिपुरा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है। इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार
अपने घर में, नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर घरों की मालकिन हमारी माताएं बहनें हैं। और आप सबको पता है, ये एक एक घर लाखों रुपयों का बना है। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति दर्ज हुई है। लाखों रुपयों के मकान की मालकिन मैं इन सभी बहनों को आज त्रिपुरा की धरती से, अगरतला की धरती से मेरे त्रिपुरा की माताओं बहनों को लखपति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। गरीबों के घर बनाने में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में है। माणिक जी और उनकी टीम बहुत प्रशंसनीय काम कर रही है। और हम तो जानते हैं, हमारे यहां तो कोई रात को एक आश्रय भी दे देता है तो भी जिंदगी भर आशीर्वाद मिलते हैं। यहां तो हर एक को सर पर पक्की छत मिली है। इसलिए त्रिपुरा का भरपूर आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। और मैं एयरपोर्ट से यहां आया, थोड़ी देर इसलिए भी ज्यादा हो गई, पूरे रास्ते पर, एयरपोर्ट कितना दूर है वो आप जानते हैं, रास्ते भर दोनों तरफ जिस प्रकार से जन सैलाब उमटा था, लोग भारी मात्रा में आकर के आशीर्वाद दे रहे थे। जितने लोग यहां हैं, शायद उससे 10 गुना से ज्यादा लोग रोड पर आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। जैसा मैंने पहले कहा, मैं इससे पहले मेघालय में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की गोल्डन जुबिली उसकी मीटिंग में था। इस बैठक में हमने आने वाले वर्षों में त्रिपुरा सहित नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े रोडमैप पर चर्चा की। मैंने वहां अष्टलक्ष्मी यानी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के विकास के लिए अष्ट आधार 8 बिंदुओं की चर्चा की। त्रिपुरा में तो डबल इंजन सरकार है। ऐसे में विकास का ये रोड मैप यहां तेजी से मैदान में उतर रहा है। इसमें और अधिक गति आए, ये प्रयास हम कर रहे हैं। साथियों, डबल इंजन सरकार बनने से पहले तक सिर्फ 2 बार त्रिपुरा की नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी। एक जब चुनाव होते थे तब चर्चा होती थी, और दूसरा जब हिंसा की घटना होती थी तब चर्चा होती थी। अब वक्त बदल चुका है। आज त्रिपुरा की चर्चा स्वच्छता के लिए हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हो रही है, गरीबों को लाखों घर मिल रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है। त्रिपुरा के कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए दे रही है। और यहां की सरकार उसे तेजी से जमीन पर उतार करके साकार कर रही है। आज देखिए, त्रिपुरा में नेशनल हाईवे का कितना विस्तार हो चुका है। पिछले 5 वर्षों में कितने नए गांव सड़कों से जुड़े हैं। आज त्रिपुरा के हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। आज भी जिन सड़कों का शिलान्यास हुआ है,
उससे त्रिपुरा का सड़क नेटवर्क और सशक्त होने वाला है। अगरतला बाईपास से राजधानी में ट्रैफिक की व्यवस्था और बेहतर होगी, जीवन आसान होगा। साथियों, अब तो त्रिपुरा के जरिए नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत, थाईलैंड, म्यांमार हाईवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का द्वार भी बन रहा है। अगरतला में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पर भी इंटरनेशनल टर्मिनल बनने से देश विदेश के लिए कनेक्टिविटी आसान हुई है। इससे त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित हो रहा है। त्रिपुरा में इंटरनेट पहुंचाने के लिए जो परिश्रम हमने किया है, उसका लाभ आज लोगों को मिल रहा है, विशेषकर मेरे नौजवानों को मिल रहा है। डबल इंजन सरकार बनने के बाद त्रिपुरा की अनेक पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार सिर्फ फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं, बल्कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल दे रही है। आज भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता ये है कि इलाज घर के नजदीक हो, सस्ता हो, सबकी पहुंच में हो। इसमें आयुष्मान भारत योजना बहुत काम आ रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के गांवों में 7,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें से लगभग 1,000 सेंटर यहीं त्रिपुरा में बनाए जा रहे हैं। इन सेंटर्स में हजारों मरीजों की कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक गंभीर बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग हो चुकी है। इसी प्रकार आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के तहत त्रिपुरा के हजारों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। साथियों, टॉयलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, इन पर पहली बार इतना व्यापक काम हुआ है। अब तो गैस ग्रिड भी बना है। त्रिपुरा के घरों में पाइप से सस्ती गैस आए, इसके लिए डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए भी डबल इंजन सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। सिर्फ 3 वर्षों में ही त्रिपुरा के 4 लाख नए परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। 2017 से पहले त्रिपुरा में गरीबों के हक के राशन में भी लूट होती थी। आज डबल इंजन सरकार हर गरीब तक उसके हिस्से का राशन भी पहुंचा रही है और बीते 3 वर्षों से मुफ्त राशन भी उपलब्ध करा रही है। साथियों,
ऐसी सभी योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं। त्रिपुरा की 1 लाख से अधिक गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी लाभ मिला है। इसके तहत हर माता के बैंक खाते में पोषक आहार के लिए हजारों रुपये सीधे जमा किए गए हैं। आज अधिक से अधिक डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है, जिससे मां और बच्चे दोनों का जीवन बच रहा है। त्रिपुरा में बहनों बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार यहां सरकार कदम उठा रही है, वो भी बहुत प्रशंसनीय है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं के रोजगार के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का विशेष पैकेज सरकार ने दिया है। डबल इंजन सरकार के आने से त्रिपुरा में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या में 9 गुना वृद्धि हुई है। भाई और बहनों, दशकों तक त्रिपुरा में ऐसे दलों ने शासन किया है जिनकी विचारधारा महत्व खो चुकी है और जो अवसरवाद की राजनीति करते हैं, जिन्होंने त्रिपुरा को विकास से वंचित रखा। त्रिपुरा के पास भी जो संसाधन थे उनका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को हुआ, युवाओं को हुआ, किसानों को हुआ और मेरी माताओं बहनों को हुआ। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की मानसिकता से जनता का लाभ नहीं हो सकता। ये केवल नेगेटिविटी फैलाना जानते हैं। इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। ये डबल इंजन सरकार ही है जिसके पास संकल्प भी है और सिद्धि के लिए सकारात्मक रास्ता भी है। जबकि निराशा फैलाने वाले लोग रिवर्स गियर में चलते हैं। जब त्रिपुरा में एक्सेलेटर की जरूरत है, साथियों, सत्ता भाव की इस राजनीति ने हमारे जनजातीय समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। आदिवासी समाज को, जनजातीय क्षेत्रों को विकास से दूर रखा गया। भाजपा ने इस राजनीति को बदला है। यही कारण है कि आज भाजपा आदिवासी समाज की पहली पसंद है। अभी अभी गुजरात में चुनाव हुए हैं। गुजरात में भाजपा को 27 साल बाद भी प्रचंड जीत मिली है। उसमें जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासियों के लिए आरक्षित 27 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती है। साथियों, अटल जी की सरकार ने सबसे पहले आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट की व्यवस्था की। जब से आपने दिल्ली में हमें अवसर दिया है, तब से जनजातीय समुदाय से जुड़े हर मुद्दे को हमने प्राथमिकता दी है। जनजातीय समुदाय के लिए जो बजट 21,000 करोड़ रुपए था, वो आज 88,000 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार आदिवासी छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति भी 2 गुने से अधिक की गई है। इसका लाभ त्रिपुरा के जनजातीय समाज को भी हुआ है। 2014 से पहले
जहां आदिवासी क्षेत्रों में 100 से कम एकलव्य मॉडल स्कूल थे, वहीं आज ये संख्या 500 से अधिक पहुंच रही है। त्रिपुरा के लिए भी 20 से अधिक ऐसे स्कूल स्वीकृत हुए हैं। पहले की सरकारें सिर्फ 8-10 वन उत्पादों पर ही एमएसपी देती थी। भाजपा सरकार 90 वन उपजों पर एमएसपी दे रही है। आज आदिवासी क्षेत्रों में 50,000 से अधिक वनधन केंद्र है, जिनसे लगभग 9 लाख आदिवासियों को रोजगार मिल रहा है। इसमें से अधिकतर हमारी बहनें हैं। ये भाजपा की ही सरकार है जिसने बांस के उपयोग को, व्यापार को जनजातीय समाज के लिए सुलभ बनाया। साथियों, ये भाजपा सरकार है जिसने पहली बार जनजातीय गौरव दिवस को महत्व में समझा है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश भर में मनाने की शुरुआत भाजपा सरकार ने की। देश की आजादी में जनजातीय समुदाय के योगदान को भी आज देश दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। आज देश भर में 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। यहां त्रिपुरा में भी हाल में ही राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। त्रिपुरा सरकार भी जनजातीय योगदान और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। त्रिपुरा की जनजातीय कला संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली विभूतियों को पद्म सम्मान देने का सौभाग्य भी भाजपा सरकार को ही मिला है। ऐसे ही अनेक प्रयासों का परिणाम है कि त्रिपुरा सहित पूरे देश में जनजातीय समुदाय का विश्वास भाजपा पर सबसे अधिक है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि त्रिपुरा के छोटे किसानों, छोटे उद्यमियों, उनको सबसे बेहतर अवसर मिले। यहां का लोकल कैसे ग्लोबल बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज त्रिपुरा का पाइनएप्पल विदेशों तक पहुंच रहा है। यही नहीं, सैकड़ों मैट्रिक टन अन्य फल सब्जियां भी आज बांग्लादेश, जर्मनी, दुबई के लिए यहां से एक्सपोर्ट हुए हैं। इससे किसानों को उपज का अधिक दाम मिल पा रहा है। त्रिपुरा के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से भी अभी तक 500 करोड़ रुपए से अधिक सरकार अगर वुड इंडस्ट्री को बल दे रही है, नए अवसर मिलेंगे, कमाई का नया माध्यम मिलेगा। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा अब शांति और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। त्रिपुरा के उज्जवल भविष्य के लिए जिन योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, मैं फिर से एक बार त्रिपुरा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आने वाले काल में त्रिपुरा
आज के इस महत्वपूर्ण सभा में, जबकि एनईसी अपने 50वां वर्ष गोल्डन जुबली मना रही है, उस सभा में उपस्थित हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मेघालय के राज्यपाल महामहिम मिश्रा जी, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी, आज यहां उपस्थित केंद्रीय मंत्रीगण और सभी राज्यों के, उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, और आज इस सभा के अंदर मेघालय और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों से आए हुए सभी भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी अभी प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग समाप्त हुई है और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने 50 साल के नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के काम की तो सराहना की, साथ ही साथ में अगले 50 साल में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 25 साल के बाद उत्तर पूर्व कैसा होगा, इसका एक खाका खींचकर विकास के सभी आयामों पर अपने लक्ष्य तय करे, यह भी कहा है। मित्रों, आज जब मैं यहां खड़ा हूं तब 8 साल पहले का उत्तर पूर्व और आज का उत्तर पूर्व, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले का उत्तर पूर्व और आज का उत्तर पूर्व, इसकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से अभ्यास करते हैं तो मालूम पड़ता है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व पहली बार शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा हुआ नजर आता है। पहले के जमाने में उत्तर पूर्व के लिए बजट का तो आवंटन होता था, परंतु वो बजट नीचे तक परकोलेट नहीं होता था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, ढेर सारे शासकीय परिवर्तन करने के बाद आज बजट गांवों तक पहुंचा है और काम में परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मोदी जी ने हमेशा उत्तर पूर्व को प्राथमिकता दी है। हर 15 दिन में एक मंत्री उत्तर पूर्व में आए और मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री बनने के बाद 8.5 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर आए हैं। वो देश के ऐसे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, और 400 से ज्यादा बार मंत्रियों के दौरे हुए। पहले उत्तर पूर्व का विकास डोनर मंत्रालय तो था ही नहीं, अटल जी ने बनाया। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के सीमित बजट तक रुका हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार के स्तर पर लेकर उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया शेप देने का, एक नया आयाम देने का काम किया है। भाइयों बहनों, इसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ी हैं, ढेर सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और शिक्षा संस्थान और स्पोर्ट्स से लगे हुए संस्थान भी उत्तर पूर्व में आज नजर में आते हैं। उत्तर पूर्व की हर राजधानी को रोड से, ट्रेन से और एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रकल्प भी प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हुआ है तो आज हमारा उत्तर पूर्व, आज हमारा नॉर्थ ईस्ट सभी विवादों के मुक्त होने की दिशा में जा रहा है और शांति यहां पर प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये 8 साल के अंदर जो पूरा उत्तर पूर्व पहले बंद
हड़ताल, बम धमाके, गोलीबारी से जाना जाता था। अलग अलग ग्रुप के उग्रवादी समूहों के अलग अलग घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश के लोग भी चैन की सांस नहीं ले रहे थे। यहां पर टूरिज्म और इंडस्ट्री भी नहीं बढ़ रही थी। ये 8 साल के अंदर अगर 2014 से तुलना करें तो विद्रोह की घटनाओं में 74% कमी नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर आई है। सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाओं में 60% कमी आई है और नागरिकों की मौत का जहां तक सवाल है 89% कमी आई है और लगभग 8000 युवाओं ने सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब तक शांति नहीं होती है तब तक विकास संभव नहीं है। जब तक शांति नहीं होती है तब तक शिक्षा भी संभव नहीं है, ना स्वास्थ्य के संस्थान भी आ सकते। मोदी जी के कालखंड के अंदर ही 2019 में NLFT से समझौता हुआ, 20 में ब्रू समझौता हुआ, बोडो समझौता भी 2020 में हुआ, कार्बी समझौता 2021 में हुआ और असम मेघालय और असम अरुणाचल के सीमा के विवाद भी बहुत बड़ी मात्रा में समाप्त हो गए। आज मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्व एक विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है। उत्तर पूर्व के अंदर शांति बहाल हुई है और उसका ये उदाहरण है। पहले अपसपा को हटाने के लिए ढेर सारी डिमांड आती थी, अब किसी ने डिमांड नहीं करनी पड़ती है। भारत सरकार 2 कदम आगे बढ़कर अपसपा हटाने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। आज आसाम के 60% क्षेत्र अपसपा मुक्त हुए हैं। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन को बाहर कर दिया गया है। अरुणाचल में 1 ही जिला बाकी बचा है। नागालैंड में 7 जिले मुक्त कर दिए गए हैं और त्रिपुरा और मेघालय पूर्णतया मुक्त हो चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है और हम चाहते हैं कि अभी भी जो लोग बचे हैं, जिनके साथ वार्ता हो रही है, वो अपने हथियार डाले, मेन स्ट्रीम में आए और इसके साथ साथ उत्तर पूर्व के विकास के लिए हम आगे बढ़े। मित्रों, एक मौका है, एनईसी का गोल्डन जुबली वर्ष। प्रधानमंत्री जी ने आज एनईसी की मीटिंग में ढेर सारे लक्ष्य एनईसी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने रखा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और पूरे उत्तर पूर्व की जनता को एनईसी की ओर से इसके अध्यक्ष के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज जो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखे हैं, इसकी 100% पूर्ति समयबद्ध तरीके से हम करेंगे और नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों की तरह एकदम विकसित क्षेत्र बनाएंगे, शांत क्षेत्र बनाएंगे, रोजगारी युक्त क्षेत्र बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहां आकर एनईसी की मीटिंग की अध्यक्षता भी की और इतने बड़े गैदरिंग को, इतनी बड़ी सभा को भी संबोधित करने के लिए समय निकाला। इसलिए मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।